मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे कोट के साथ। कोट है हमारे फ्रीमैन डाइसन का। फ्रीमैन डाइसन बेसिकली बोलना चाहते हैं, मोनोपोली कंट्रोल्स हैव बीन द ग्रेट कर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्या मतलब है इस कोट का? देखो, कोट का तो सीधा सीधा मतलब है कि जब कभी मोनोपोली आ जाती है तो टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस नहीं हो पाती। लेकिन कैसे, क्या ये पॉसिबल है या फिर सिर्फ कोट ऐसे ही बोल रहा है? देखो, इसको जानने के लिए हमें 1990 के पहले के टाइम में जाना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जिस टाइम में इंडिया में इंडियन कंपनी की बेसिकली मोनोपोली थी, क्योंकि वो फॉरेन जो कंपटीशन था उससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड थी। ठीक है, इंडियन कंपनी थी। और ये टाइम आप जानते हैं कि ये टाइम था किसका? बजाज स्कूटर का। ठीक है, बजाज स्कूटर वाला टाइम था। अगर 1990 में हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिलती और बाहर से यामा मोटरसाइकिलें वगैरह, महंगी महंगी मोटरसाइकिलें, निंजा वगैरह नहीं आती, तो ये हमारा जो बजाज स्कूटर है कभी एडवांसमेंट करता ही नहीं और आज भी हम बजाज पे ही चलते रहते। तो ये कहने वाला मतलब बेसिकली यही है कि अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, अगर मार्केट में अगर आपका दूसरा जो कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, कोई आपका प्लेयर नहीं होगा, तो आप अपने प्रोडक्ट में बेहतरी करेंगे कैसे? अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे क्यों? ठीक है, यही मतलब है कि अगर मोनोपोली होती है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को कर्ज श्राप मिल जाता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो ही नहीं पाती। यही कुछ हमारे फ्रीमैन डाइसन कहना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंपटीशन की अलग ही वैल्यू होती है, कंपटीशन की वजह से हमेशा इंप्रूवमेंट आती है। और चार्ल्स डार्विन ने भी तो यही बोला था कि स्पीशीज में कंपटीशन होता है, इसीलिए नई स्पीशीज, बेहतर स्पीशीज निकल के आती है। और यहाँ पे स्पीशीज की बात ना करें तो टेक्नोलॉजी में भी यही होता है और ये कहीं ना कहीं रिलीवेंट है। इसीलिए हमारे यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, ताकि जो कंपटीशन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी मार्केट में कंपटीशन लाना चाहती है। कंपटीशन के डिफरेंट फायदे होते हैं, जैसे देखो, कंपटीशन जब रहता है तो आपको अच्छी सर्विस मिलती है, आपको जो सर्विस मिलती है वो हमेशा बेहतर होती रहती है। यही तो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब सर्विस बेहतर हो रही है, प्लस जो सर्विस है वो सस्ती भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन होता है वो कंज्यूमर को हमेशा बेनिफिट देता है। लेकिन जब कंपटीशन खत्म हो जाता है, जब मोनोपोली आ जाती है, तो ये मोनोपोली हमेशा नुकसानदायक होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो कंज्यूमर हो। यही कुछ हमारा कोर्ट पे बोलना चाहता है फ्रीमैन के द्वारा। तो बहुत ही रिलेवेंट कोर्ट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के लिए। और मुझे पता है कि आज बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई होगी इस एडिटोरियल को समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल एडिटोरियल, लेकिन हम बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, स्टार्ट करने से पहले सीएपीएफ के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सीएपीएफ के लिए आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। बेसिकली जितनी नॉलेज बढ़ेगी तो सीएपीएफ का जो पेपर 2 है वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आप बोलोगे कि सर इतना इजी पेपर था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और यही होगा आने वाले टाइम में अगर आप कंटिन्यू रहोगे इस डिस्कशन के साथ। तो देखो, बिग टेक जो कंपनियां हैं, अब पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये बिग टेक कंपनी है कौन। देखो, बिग टेक कंपनी गूगल हो गई, आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, आपकी अमेजॉन हो गई। ठीक है, ये जो बिग टेक कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं अपनी मार्केट में मोनोपोली लेके आती हैं। ठीक है, इस मोनोपोली से होता क्या है कि जो छोटी छोटी स्मॉल जो एआई कंपनियां हैं, जो नई नई स्टार्टअप्स आ रही हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान झेलने को मिलता है, बहुत चैलेंज झेलने को मिलता है। क्या चैलेंज झेलने को मिलता है, हम धीरे धीरे करके समझते हैं। देखो, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, जो स्टार्टअप्स होती है, नई नई कंपनियां आ रही है, वो अगर एआई के अंदर आती हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एआई की बात कर रहे हैं क्योंकि अब एआई का ज़माना है और आपको पता है एआई के कितने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन इसका जो सीवियर कॉन्सिक्वेंस तब होगा जब मोनोपोली हो जाएगी किसकी? हमारी बिग टेक कंपनियों की। गूगल की मोनोपोली हो गई। गूगल, आपको पता है कि गूगल की अभी मोनोपोली, गूगल का और इसका, हमारे एप्पल का एक इशू भी चला था यूएस के कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में। क्या हुआ था कि गूगल ने अपने बोला था कि गूगल ऐप के ऊपर जो भी वो आएगी, ऐप आएगी, वो अगर वहां पे कुछ चीज बेचती है तो उसका कुछ परसेंटेज उसको देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा परसेंटेज था। तो ये क्या चीज है कि भाई हमें पता है कि जो ऐप है सिर्फ गूगल से ही डाउनलोड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल की मोनोपोली हो गई और यही मोनोपोली का नुकसान है कि जो अल्टीमेटली जो नुकसान में रहेगा वो कौन रहेगा? कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि जो ऐप के मालिक है वो पैसे किससे निकालेंगे? आपसे ही तो निकालेंगे। तो चलो ये तो अलग बात है, हम डिस्कस कर रहे थे एआई की, एआई वाली फील्ड की। ठीक है, देखो एआई में जो स्मॉल जो स्टार्टअप्स आ रही हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है?
इन बड़ी बड़ी कंपनियों से चैलेंज है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। देखो एआई जो होती है आपको पता है कंपटीशन पे चलती है, इस कंपटीशन की कॉस्ट जो होती है मिलियंस में होती है। जो हमारी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं जो 100 करोड़ की हो गई, 150 करोड़ की हो गई, ये जो स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न्स कंपनियां, ये इतना खर्चा नहीं झेल सकती। यहाँ पे बताया भी है कि जेमिनी अल्ट्रा जो एक कंप्यूटेशन है उसको करने का कॉस्ट हमारा $200 मिलियन का आता है। तो सोच के देखो कि ये जो छोटी छोटी स्टार्टअप्स आ रही हैं ये इन सब चीज़ों को कर कैसे पाएगी। सेकंड चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि देखो वो अपनी डीप लर्निंग मॉडल के लिए कहीं ना कहीं जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर डिपेंड रहती है। देखो बिग टेक कंपनी होती है वो क्या प्रोवाइड कराती है, अपना ओपन एक जो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देती है। तो जब हमारी स्टार्टअप्स होती है वो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चालू करती है, ठीक है। अब धीरे धीरे काम करते 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 इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ जो होती है उनकी डेवलप हो जाती है और यही कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है। अब सोच के देखो कि सारी चीज़ें आपको स्टार्टअप जो है उसको सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी, तो वो कहीं अगर मूव करना चाहेगी तो उसको फिर दोबारा स्क्रैच से डेवलप करना पड़ेगा। और यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि ये चीज़ क्या करती है कि स्विचिंग कॉस्ट जो है उसको हायर बना देती है, जो फिर फर्दर क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है उसको रोक देता है। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बताई गई। और फाइनली होता क्या है कि इस अनमैच्ड कॉम्पिटिटिव एज कंपटीशन की वजह से जो स्मॉल कंपनीज जो होती हैं जो एआई में आती हैं अपनी मेहनत करती है, उनको फाइनली क्या करना पड़ता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसी को अपने आप में सेल कर देना पड़ता है। और यही यहाँ पे एडिटोरियल में बताया है। देखो एकदम साफ सीधी बात है कि देखो अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रहेगी, लेट से अगर आपको ही कंपनी खड़ी करनी है, अगर आप चाहते हो कि आज जैसे मार्केट में जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल है हमारी, इसकी ये जो आईपैड वगैरह की कंपनी है एप्पल, बहुत ही फेमस कंपनी है, आप सबको पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता होगा। लेकिन अगर आज एप्पल को अगर टक्कर देना हो किसी को, कोई छोटी कंपनी हो, लेट से आप ही कंपनी खोल रहे हैं और आप पे मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए हैं आप पे और आप कंपनी खोल रहे हैं, तो क्या आप एप्पल को टक्कर दे पाओगे? सेम चीज़ है यहाँ पे एआई में। और एआई जो है अब बहुत ही ज़्यादा एक डेवस्टेटिंग चीज़ हो रही है, इसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया तो ये आगे चल के तहलका मचा देगी। और इसीलिए ये एडिटोरियल यहाँ पे आया है कि हमें एआई को डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। डेमोक्रेटाइज मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको अपना हाथ यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी मोनोपोली ना हो। देखो एक इश्यू मैं बताता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो अभी एप्पल अपना क्लाउड स्टोर प्रोवाइड कराता है सबको, आप सभी को पता है, एप्पल का जो फोन वोन यूज करते होंगे कि एप्पल अपना क्लाउड स्टोर प्रोवाइड कराता है कि भाई आपकी जो चीजें हैं हमारे क्लाउड पे स्टोर करो, ठीक है। आप स्टोर करते गए, आपकी कोई कंपनी है, लेट से आपकी कोई कंपनी है, आप कुछ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करा, आप सारी चीज आप एप्पल पे भरोसा करते हैं, वहां पे सारी चीज स्टोर करते गए। अब एप्पल ने क्या करा, उस क्लाउड का चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है। या तो चार्ज पे करो नहीं तो यहां से मूव हो जाओ। अगर आप यहां से मूव हो गए तो जो आपका डेटा है वो सारा इसके अंदर ही स्टोर है, आप उसको एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका मंथली जो चार्ज है वो इसने बढ़ा दिया। या तो मंथली चार्ज पे करो, अगर पे करोगे तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अगर पे नहीं करोगे तो एक्सेस भी नहीं कर पाओगे अपना डेटा को। तो ये क्या चीज है, यही है मोनोपोली, ठीक है। और यही इसी चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बिग टेक कंपनीज हैं उन्होंने इतनी जबरदस्त मोनोपोली मार्केट में बना ली है कि जो छोटी छोटी कंपनी है उनको जगह ही नहीं मिल रही है। कंपटीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो रहा है और आपको पता है कंपटीशन खत्म होना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसकी वजह से हमारी एकेडमिक्स को भी नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम जो रिसर्चेज हो रही हैं, पब्लिकेशन ये हो रही है, कहाँ से हो रही है, एआई से डेवलप हो रही हैं सारी चीज़ें, ना कि यूनिवर्सिटी से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो देखो अपने आप में ही ये जो है बहुत सही बात नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि इस चीज़ की इसमें लिमिटेशंस भी है, हमारी जो करंट पब्लिक पॉलिसीज हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस हैं? देखो जो हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि अब क्लाउड की बात हुई तो गवर्नमेंट है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके भी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना ज़्यादा कारगर नहीं है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये जो हमारी गूगल प्रोवाइड कराती है, हमारी एप्पल प्रोवाइड कराती है, अमेजोन प्रोवाइड कराती है, इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। तो कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट ही नहीं कर पा रही इन बिग टेक कंपनियों के साथ, ये यहाँ पे बताया गया है। सेकंड ये भी बताया है कि इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो एफिशिएंसी है, जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस, ये जो पब्लिक क्लाउड सर्विस है प्रोवाइड करा रही है, ये कहीं ना कहीं
अनमैच्ड है किसके साथ, ये जो गूगल वगैरह ये जो प्रोवाइड सर्विस कराते हैं इनके साथ, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्या, कि देखो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेके आई थी कि जो जितना भी डेटा है वो सब पब्लिक में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट खुद ही शायद गवर्नमेंट ने क्या करा कि सब चीज़ ओपन करके जो बिग टेक कंपनी है उनके लिए एक रास्ता और खोल दिया कि जो बिग टेक कंपनी है वो अब यहाँ से भी डेटा कैप्चर कर सकती है। और यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि बिग टेक, ये देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि 21st सेंचुरी को में फ्यूल किसको कहते हैं, डेटा को कहते हैं कि 21st सेंचुरी का डेटा क्या है, फ्यूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्यूल गवर्नमेंट इन बिग टेक कंपनियों को खुलेआम प्रोवाइड करा रही है। देखो अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से बताता हूँ आपको कि भाई इसका नुकसान क्या होता है। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है किनको, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, गूगल को कैसे मिल जाती है। देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझना कि है ना, मैं अपने गांव गया था, थोड़े हो गए इसको कम से कम 4-5 या 6-7 महीने हो चुके हैं। मैं अपने गांव गया था। अब मोबाइल के अंदर सब वो गूगल मैप यूज़ करते ही हैं, और गूगल मैप हमसे परमिशन भी ले लेता है कि तुम्हें ट्रेस कर लूँ, और हम जाने अनजाने में उसे परमिशन दे भी देते हैं। तो लेट्स से कि अभी ये जो अभी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आया नहीं है, लेकिन ऐसा फ्यूचर में आ सकता है। और यही मोनोपोली, यही जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को पहले से ही भाप चुकी है, इसी के लिए गवर्नमेंट इनकी मोनोपोली को तोड़ना चाहती है। देखो मैं गया हिसार में अपने भाई के पास रुका, फिर यहाँ से फिर अपने वहाँ से राजस्थान में गया, अपने गांव गया, गांव से घूमा, फिर वहाँ से मैं गया आपके जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ मैं कुछ देखने गया था, वहाँ से फिर मैं वापस आया, ठीक है। जब आया तो नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आया कि पहले आप यहाँ पे रुके, फिर आप यहाँ पे रुके, फिर आप यहाँ पे रुके, ठीक है। तो इसने क्या करा, मेरा जो पूरा डेटा है वो कैप्चर कर लिया। अब इसके पास मेरा पूरा डेटा है। लेट्स से इसने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर लिया, गूगल ने अपना एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर लिया कि मैंने अगर सर्च मारा यहाँ का और इसे पता चल गया मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो उसके बाद ये होता भी है आजकल कि मुझ पे कॉल आने लग गई कि सर आपको कैब चाहिए राजस्थान जाने के लिए, आप हिसार में हैं तो आपको होटल चाहिए, तो आपके नियर बाय ये होटल है। तो ये क्या कर रहा है, अब ये होटल, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो बहुत अच्छी बात है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो होटल ने साठ गांठ कर रखी है, सेटिंग कर रखी है पहले से गूगल के साथ, ये तो मेरे को वो होटल दिखाएंगे, और वो होटल ऑलरेडी महंगे होंगे क्योंकि उनको गूगल वाले को भी पैसे देने हैं। पहले तो मैं 500 रुपये में होटल करूंगा, लेकिन अगर गूगल वाले को देने करेंगे वही 500 में को 1000 में पड़ जाएंगे। तो यही कहीं जो मोनोपोली है इसको कहीं ना कहीं तोड़ने की बात करिए। और यही सारा स्ट्रक्चर आप एआई में समझ लो कि यही सारी चीज़ एआई में होगी तब क्या होगा, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई है कि ये जो गवर्नमेंट का ओपन डेटा इनिशिएटिव था, ये कहीं ना कहीं डेटा सारा जो है किसको प्रोवाइड करा रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और गवर्नमेंट का ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट आया था, ये कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल वगैरह हो गई, बिग टेक कंपनियां, इनको कंपटीशन देने जगह इनकी सहायता कर रहा है। सेम चीज ये भी किस पे प्रायोरिटाइज करता है, ये भी कहता है कि बिग डेटा के ऊपर, कि जितना ज्यादा डेटा दो उतना ज्यादा अच्छा है। तो यही सारी चीज बताई गई है बेसिकली यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हो रहा है मार्केट में, सारा डेटा जो है हमारा एक या दो कंपनी के पास सिमट के रह गया है, इसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है ताकि ये जो मोनोपोली है इसको खत्म किया जाए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है। क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे बताया है कि हमें क्या करना चाहिए कि स्मॉल एआई में डेवलप करना चाहिए। स्मॉल एआई मतलब देखो अभी तो ओपन एआई है, इसमें आप कुछ भी पूछो ये आंसर कर देता है आपको, है ना। आप चाहे इसमें मेडिकल फील्ड के बारे में पूछो, आप चाहे इसमें आपको कहीं जाना है तो कैसे जाना है वो पूछो, कुछ भी A to Z पूछो ये बता देता है। तो यहाँ बोला गया है, यहाँ पे सजेशन दिया गया है बेसिकली कि ये जो बिग डेटा है इसको बिग डेटा ना करके इसको स्मॉल डेटा कर दो। कैसे कि पर्पस ड्रिवन जो हम है एआई सिस्टम बना सकते हैं कि एक पर्पस के लिए एक एआई। लेट्स से आपको मेडिकल की कोई नॉलेज लेनी है तो मेडिकल फील्ड के लिए एक पर्टिकुलर एआई होना चाहिए जो सिर्फ आपको मेडिकल फील्ड के बारे में बताएगा। और यही सारी चीज जो है इस मोनोपोली को तोड़ सकती है, ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। डोमेन एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्या कि थ्योरी ड्रिवन होना चाहिए हमारा जो एआई मॉडल है। देखो अभी का जो एआई मॉडल है हमारा किस पे ड्रिवन है, आप सभी को पता है डेटा पे ड्रिवन है। डेटा कलेक्ट करता रहता है, इसी डेटा के बेस पे ये हमें रिजल्ट देता है ना। और यही चीज हमने देखी थी कि ये जो हमारा ओपन डेटा इनिशिएटिव है, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं
जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको डेटा प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है क्या कि डेटा के बेस्ड पे एआई को ना डेवलप करके हम थ्योरी के बेस्ड पे डेवलप कर सकते हैं। मतलब थ्योरी बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड, ह्यूमन का इनिशिएटिव यहाँ पे ला सकते हैं, ताकि जो एआई है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजें बताए। क्योंकि आपको पता है एआई डेटा ड्रिवन तो है लेकिन गलती भी करती है एआई। ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बताया है कि हमें हिस्ट्री से सीखने की जरूरत है। हिस्ट्री से क्या सीखने की जरूरत है? देखो, हमने मेडिसिन को डेवलप करा, हमने वैक्सीन को डेवलप करा, हमने एविएशन को डेवलप करा। तो कैसे डेवलप करा? क्या हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा करा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे करना चाहिए, और फिर हमने कंक्लूजन निकाला? या फिर हमने एक थ्योरी बनाई, थ्योरी पे फिर हमने रिसर्च करा, रिसर्च करने के बाद हमने गलती करी, इसको इम्प्रूवमेंट करा, और फिर हमने रिजल्ट लेके दिखाया? तो यही सारी चीज बताई है कि हमें अपने हिस्ट्री से सीखना चाहिए, डेटा ड्रिवन ना रह के हमें थ्योरी ड्रिवन होना चाहिए। ये बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है, और काफ़ी रिलेवेंट भी है ये सारी चीज़ें कि डेटा पे ना निर्भर रह के हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें और एआई को भी उसी में डेवलप करें, थ्योरी बेस्ड में डेवलप करें, तो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए? डेमोक्रेटिक एआई जो फ्यूचर पाथवे हो सकता है। क्या मतलब है इसका डेमोक्रेटिक एआई? देखो, एआई हमें पता है कि एआई का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए हो रहा है। डेमोक्रेसी को हर्ट करने के लिए हो रहा है। कैसे हो रहा है कि हमने देखा था, अब हमें ये एडिटोरियल में भी डिस्कस करा है कि जब यूएसए में इलेक्शन हो रहे थे तो एआई का यूज़ करके जो फेक इमेज है, जो एआई की इमेज है, एआई इमेज बनाई गई थी, जो कॉम्पिटिटर थी, जो हमारी जो डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे ट्रंप थे, उनकी जो कॉम्पिटिटर थी इंडियन की, जो कमला हैरिस थी, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा भद्दा रूप में उनकी इमेज बनाई गई ताकि उनकी इमेज को मेलाइन किया जाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हम एआई अब बनाएंगे, कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज़ करें, ताकि ये एआई का यूज़ हम डेमोक्रेटाइज कर सके। कैसे? लेट्स से देखो, अगर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, सोशल जो प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम अगर एआई का यूज़ करें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है क्या कि हमें डेटा कलेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कि किस फील्ड के लिए हमें डेटा चाहिए, किस फील्ड के लिए नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको हम लिए जाएं, ताकि, लेकिन इससे होता क्या है? देखो, जितना ज़्यादा डेटा आप लोगे, इररिलेवेंट डेटा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेट्स से आपको एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कुछ रिसर्च करनी है जिसमें आपको एआई की हेल्प लेनी है। अब आप जो एआई को डेटा प्रोवाइड कराओगे, ऐसा नहीं है इसको कि आप जितना मर्जी डेटा प्रोवाइड करा दो, इसको आप स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड कराओगे तो ये आपको स्पेसिफिक सजेशन देगा, जो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो आपके गोल हैं वो आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे बताई गई हैं कि जो हमें हमारा जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए? स्पेसिफिक टारगेटेड बनाना चाहिए। और यही सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है कि जो हमारी बिग टेक कंपनियां हैं उनको कैसे हम चैलेंज दे सकते हैं, जो ग्लोबल मॉडल है उसको कैसे रीथिंक करना है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। आई होप आप समझ गए होंगे कहने का क्या मतलब है। कहने का बेसिकली यही मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे गूगल हो गई, हमारी अमेजोन हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोनोपोली कर रही है, इस मोनोपोली को तोड़ने की ज़रूरत है। इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए हमें करना क्या है? इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए हमें जो एआई है इसको टारगेटेड करना है, इसको स्मॉल बेस्ड पे टारगेटेड करना है। जो गवर्नमेंट, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी करती है वो गवर्नमेंट करे, इफेक्टिव वे में करे, स्मॉल एरिया को टारगेट करे, ताकि जो है ये डेमोक्रेटाइज हो, हमारे जो सोशल गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएं। यही बेसिकली एडिटोरियल कहना चाहता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। अब थोड़ा सा ट्राई करना इसको लिखने का। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जितना मैंने समझाया आप उतना ही लिखो, आप अपनी नॉलेज के अंदर से भी लिख सकते हो। आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या मतलब है डेमोक्रेटाइज करना। बेसिकली हमारे जो सोशल गोल्स हैं उनको हम एआई की मदद से कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली को ब्रेक कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ये लिख पाएंगे, और आपको बस लिखना है। कई बच्चे लिख रहे हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लिखते रहिए, मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और यही जर्नी हमारी चलती रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। नोवा। देखो नोवा क्या चीज़ है, ये देखो जो हमने अभी स्मॉल एआई का डिस्कस करा ना, ये उसका एग्जाम्पल है। कैसे? देखो नोवा बेसिकली क्या है? एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड है। कहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस हुई? देखो बस ये याद रखना, नोवा कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई और है क्या चीज़।
नोवा इंट्रोड्यूस की गई केरला के अंदर। करेगी क्या, बेसिकली ये पॉलीग्लॉट है, ये स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट करने में मदद करेगी। इंग्लिश बोलती है, हिंदी बोलती है, मलयालम बोलती है, अरेबिक बोलती है, 4 लैंग्वेज ये बोलती है। ये थोड़ा सा याद करना। किसने डेवलप करी है? असीमोव रोबोटिक्स ने, ठीक है, हमारे डीआरडीओ ने नहीं करी, असीमोव रोबोटिक्स ने करी है, किसी प्राइवेट जो स्टार्टअप है एआई का उसने करी है। देखो यहाँ देखो इस डेवलपमेंट को देखो हमारे, ठीक है, इस एआई के डेवलपमेंट को देखो, टारगेटेड है और स्मॉल बेस्ड है और हमारा जो टारगेट है उसको भी अचीव करेगा। तो यही कहीं हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं कि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे स्मॉल लेवल पे, लोकल लेवल पे एआई का यूज करें, यही हमारा एडिटोरियल बोलना चाहता। तो ये यहाँ पे बोला। अब आपके लिए है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको आप अवॉइड मत करना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पेपर 1 में, ठीक है। और जो ऊपर आता है हमारा ये जो हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो आता है हमारा ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एसपीजी की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो एसपीजी है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, देखो आज के न्यूज़पेपर में आया था, आपको पता है कि 2022 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब की यात्रा पे जा रहे थे तो उस टाइम पे उनके सिक्योरिटी में कोई लैप्सेस हो गए थे, ठीक है। तो कोर्ट केस कुछ चल रहा है उनका, उसका कुछ मैटर आया था। और तो जो मैटर है वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सीएपीएफ के लिए। सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एसपीजी के बारे में आपको जानना, ठीक है। एसपीजी के बारे में हम क्या जानेंगे, देखो एसपीजी क्यों लाई गई थी, पहले तो इसको समझो। एसपीजी का लाने का रीजन था क्या कि हमारी जो प्रधानमंत्री, हमारी एक जो प्रधानमंत्री थी, जो आयरन लेडी जी भी जिसे बोलते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनका एनवायरमेंटल में क्या रोल था। तो जो हमारी ये आयरन लेडी थी, इनको कहीं ना कहीं इन्हीं के ही बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। तो उस टाइम में इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1985 में इंदिरा गांधी जी की किलिंग के बाद जो एक फोर्स आई, जिसका सोल पर्पस क्या रहेगा, सोल पर्पस रहेगा प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करना। हमारे प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करना सोल पर्पस कौन सी एजेंसी का है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड का है। देखो ये गार्ड 1985 में आई थी इंदिरा गांधी की किलिंग के बाद। 2019 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया गया कि भाई ये जो एसपीजी है, हमारी ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है, ये किस किस को बचाएगी। देखो ये बचाएगी प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में था लेकिन अब दूसरा हो चुका है, मतलब कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको बचाएगी। और इन दोनों की जो इमीडिएट फैमिली होगी, इमीडिएट फैमिली मतलब कि इनके मम्मी पापा हो गए अगर जिंदा है तो, या फिर इनके बेटा बेटी हो गए, इनको बचाएगी इमीडिएटली। जो उनके साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई बेटा है वो लंदन में पढ़ रहा है तो लंदन में उनको बचाने जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके साथ जो रह रहा है सिर्फ उसको बचाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। और जो फॉर्मर है, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी फैमिली को और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा सिर्फ 5 साल तक उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद, ठीक है। बस इतना सा याद रखना। उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हो ये बहुत ही इरिलीवेंट होता है, बिल्कुल भी एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं होता आपका जो क्वेश्चन होता है। देखो कि बच्चे आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है। देखो आप कहते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो ये देखो 2015 में आ रखा है, प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड कौन होता है, तो ये अब प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के बारे में पूछ सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड के बारे में नहीं पूछ सकता। तो बेटे आप ये बोलने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले अपने बेस को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो, उसके बाद मेरे को बोलो तो मेरे को अच्छा भी लगेगा, ठीक है। बिना पढ़े बोलते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो वो मत करा करो। अब चलो 2015 का क्वेश्चन है, इसको आंसर करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को आंसर करना है। 2015 वाला मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका बॉडीगार्ड कौन होता है। पुलिस फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, दिल्ली पुलिस होती है। देखो सबसे पहली बात तो गांठ मार लो क्या कि ये जो है ये डिग्नेटरीज है, हाई डिग्नेटरीज है। जो हमारे प्रेसिडेंट है, आपको पता भी है कि ये फर्स्ट सिटीजन में आते हैं, ठीक है। हमारी जो फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी, इनके सर्वोच्च नेता रहते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस कहाँ से आ गई, ठीक है। अब सवाल आता है कि पैरामिलिट्री फोर्स होगी,
देखो इनके पास आर्मी है, इनके पास एयरफोर्स है, इनके पास नेवी है, ठीक है, तो पैरामिलिट्री की क्या जरूरत है? तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। और आप अगर इंडिपेंडेंस परेड आपने देखी होगी, तो अगर ढंग से देखना उसको, इंडिपेंडेंस जो परेड होती है उसको ढंग से देखना, कि जब प्रेसिडेंट जो होता है अपने राजनिवास से बाहर निकलता है, अपने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, तो उसके साथ लाल कपड़ों में होते हैं, वो होते हैं, तो वो जब उनका नाम प्रोनाउंस करते हैं वो बोलते हैं मेजर धनवीर सिंह, हमारे राष्ट्रपति जी के मुख्य आरक्षक। तो मेजर कहाँ पे होते हैं? मेजर होते हैं हमारे आर्मी में, ठीक है। तो इनके जो प्रोटेक्शन में होता है कौन होता है? आर्मी होता है। तो थोड़ी सी जब न्यूज़ देखो या कुछ भी तुम देखते हो तो थोड़ा दिमाग खोल के और आंख खोल के देखा करो, ठीक है। आपको बस इसका आंसर करना है। इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने सोशलिज्म की तरफ। देखो आज का जो एडिटोरियल है, आज का जो ये हमारा डेली डिस्पैच है, आज का नहीं, मैं डेली की बात कर रहा हूं। देखो हाँ, अगर आप डेली डिस्पैच को रेगुलरली फॉलो करते हो, रेगुलरली डेली डिस्पैच को फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि 50 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। आप कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ डेली डिस्पैच कर लो। 50 क्वेश्चन, 50 से ज्यादा, 50 प्लस क्वेश्चन आपको डेली डिस्पैच में से मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। देखो सोशलिज्म के ऊपर आज आया, न्यूज़पेपर में क्या था? न्यूज़पेपर में बेसिकली था कि जो हमारे चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उन्होंने अभी कुछ क्लैरिफाई करा है। क्लैरिफाई क्यों करा है? क्योंकि एक बीजेपी लीडर ने चैलेंज करा है किसको? प्रियम्बल में सोशलिस्टिक और जो सेकुलर वर्ड है उसको। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना जी, उन्होंने बोला कि जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, उसका मीनिंग ही वेलफेयर स्टेट है। देखो वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, सोशलिज्म को। क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर आप क्वेश्चन इरिलेवेंट देते हो, तो देख लो बच्चे, आप पहले देख लो क्वेश्चन 2019 के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, तो सोशलिज्म पे दे देगा तो क्या आप मना कर दोगे कि क्यों दे दिया सर आपने? तो देखो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या चीजें सीएफएफ में आती है क्या नहीं आती, क्योंकि ये सीएससी जैसा पेपर नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल पहले हम समझ लेते हैं, सोशलिज्म को समझने से पहले प्रियम्बल समझ लो, ठीक है। प्रियम्बल के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रखे हैं आप एक बार देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको हैरानी होगी कि प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है। देखो प्रियम्बल जो है रिफ्लेक्शन है किसका? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, लेके आए थे। अब एक चीज बताओ कि जो प्रियम्बल है हमारा, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 42 में अमेंडमेंट करा तो है हमने 1976 में, जिसके अंदर हमने प्रियम्बल के अंदर 3 चीजों को ऐड करा है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। हमने इन तीनों चीजों को 42वें अमेंडमेंट के अंदर ऐड करा है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब सोशलिस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा चर्चा में है, न्यूज में है, क्योंकि इसी को तो हमने, जो हमारे नेता लोग हैं, इसी को तो चैलेंज करा है। देखो सोशलिस्ट वर्ड 42वें अमेंडमेंट में जोड़ा, हमने देखा ये जो सोशलिस्ट कंटेंट है ये इशारा किसकी तरफ करता है? फंडामेंटल राइट की तरफ इशारा करता है, फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ इशारा करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है? ये करता है इशारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरफ। जो हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो डीपीएसपी में लिखे गए हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जब सोशलिस्ट का मतलब, तो सोशलिस्ट के मतलब 2 हैं बेसिकली, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है इंडिया उसको फॉलो नहीं करता। इसके अंदर क्या है कम्युनिस्ट वाले सोशलिज्म के अंदर? इसके अंदर बेसिकली बोला है कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए सारी चीज़ों का, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जो अभी चैलेंज करा गया हमारे इसको सोशल वाले प्रिंसिपल को, उसमें यही बोला गया। लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे खन्ना जी ने बोला कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी होगी, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी होगी, ठीक है। यही है हमारा क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। और इंडिया हमने देख लिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, ना कि कम्युनिस्टिक को। और इंडिया जो है ब्लैंड है, इंडियन जो सोशलिज्म है वो किसका ब्लैंड है? मार्क्सिज्म का और गांधीइज्म का, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा याद रखना। ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये गांधीयन सोशलिज्म है, ठीक है। ये हमारा प्रियम्बल है, इसको थोड़ा सा पढ़ना। थोड़ा सा पढ़ने के बाद क्या क्या इसमें वर्ड दे रखे हैं? इसमें दे रखा है सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट,
सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इन सब के मतलब क्या होते हैं? ठीक है, इन सब के मतलब क्या होते हैं इसको थोड़ा सा याद कर लेना। जस्टिस की बात की गई है, कौन से जस्टिस की बात की गई है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी की बात की है, कौन सी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। कहाँ मिलता है? फंडामेंटल राइट्स में मिलता है ये हमें लिबर्टी। जस्टिस ये इकोनॉमिक, ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है डीपीएसपी में, ये मिलता है फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, इक्वालिटी किसकी इक्वालिटी? स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी कहाँ मिलती है? फंडामेंटल राइट में मिलती है। ठीक है, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ, ये कहाँ है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में बता रखा है ये। ठीक है, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें याद रखना भाई, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है सोशलिज्म से रिलेटेड, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ, मैं आंसर बताऊंगा। हम अटेम्प्ट करेंगे 2019 का। देखो यहां पे ध्यान देना बच्चों, थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ कर रहे हो तो इधर ध्यान दो पहले। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ दिखते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा टफ दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है और बहुत ही टफ स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर मैं भी अगर इसको स्टेटमेंट से सॉल्व करने लगूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं चकरा जाऊंगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स। अब सही है गलत है मुझे नहीं पता। सेकंड बोल रहे हैं गारंटीज ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट। जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसके क्या क्या फीचर होते हैं ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता। सेकंड यहाँ पे है गारंटी देती है सिविल लिबर्टी की, इंडिविजुअल राइट की, मेरे को भी नहीं पता। थर्ड यहाँ पे बता रहा है इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियल टू अनलिमिटेड पावर। देखो यहाँ पे बोल रहा है पॉलिटिकल अथॉरिटी में अनलिमिटेड पावर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में कभी नहीं हो सकता। तो देखो तीसरा गलत हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल गया हमारा 1 और 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दे। ठीक है, ओनली को मत ढूंढो, मेरे को पता है ओनली बता रखा है तुम्हें कि सर ओनली जहां पे होगा वो स्टेटमेंट गलत होगी। ये अपने आप में ही गलत चीज है कि देखो अगर स्टेटमेंट दे दूं कि एशियाटिक लॉयन फाउंड ओनली इन इंडिया, सही है गलत? सही है बिल्कुल। तो ओनली के ऊपर मत जाओ, एक्सट्रीम देखो, एक्सट्रीम तो नहीं है कुछ यहाँ पे, एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम हमेशा गलत है और अपना आंसर निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की तरफ। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल और सारी चीजें रिलीवेंट है। डेली डिस्पैच आपकी लाइफ के अंदर MMI होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यही आपकी जो नैया है उसको पार लगाएगा। चलो अब फॉरेक्स रिजर्व देखते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व देखते हैं क्या होता है। देखो विदेशी पैसे को बेसिकली बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। क्या चीज है अब देख लो, कौन इसको मैनेज करता है पहले तो इसको समझ लो। हमारी इंडिया में इसको मैनेज करता है RBI, ठीक है, सेंट्रल जो बैंक होता है वो इसको मैनेज करता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो फॉरेन नाम आ गया तो वैसे ही पता है कि भाई ये जो होगा हमारे देसी नोटों में नहीं होगा, ये डॉलर में होगा। ठीक है, फॉरेन करेंसी के अंदर होता है ये। क्या क्या चीज़ें होती है, बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल, ETC होती है, सब चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए? C रंगाराजन और YV रेड्डी ने। चलो इसको भी छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन मैनेज करता है? RBI मैनेज करता है। फॉरेन हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपके CAPF एग्जाम में पूछता है। देखो इसमें आती है हमारी फॉरेन करेंसी एसेट। देखो फॉरेन करेंसी एसेट में सबसे ज्यादा डॉलर होता है, लेकिन क्या इकलौता यहाँ पे डॉलर होता है? नहीं, देखो यहाँ पे यूरो भी होता है, यहाँ पे पाउंड भी होता है, यहाँ पे येन भी होता है, लेकिन डॉलर का जो वेटेज है सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद गोल्ड रिजर्व होता है, मैनेज कौन करता है? सब RBI करता है। गोल्ड रिजर्व रहता है, ये हमारे पास सॉलिड गोल्ड रहता है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी मान लो IMF इशू करता है और वो हमारे पास रहती है। उसके बाद रिजर्व पोजीशन रहती है कि जो RBI IMF की बात मैं कर रहा हूँ, IMF जो होता है एक परसेंटेज निकालता है रिजर्व पोजीशन का और वो इंडिया के पास रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में आती है। 4 चीजें आती हैं, इस 4 चीजों को रट लो कि क्या क्या चीज है
और बाकी इकोनॉमी देखेंगे तो इकोनॉमी में अच्छे से देख लेंगे, दोबारा कुछ ये डिटेल में आता है तो उसको और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इन चार को एकदम रट लेना कि चार चीज़ें आती हैं हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज के अंदर। डॉलर का वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ डॉलर नहीं होता, हमारे पास और भी करेंसी होती है फॉरेन की, क्योंकि हमें और लोगों से भी डील करना होता है, ठीक है। बस इतना समझ लेना, बाकी सारी चीज़ बहुत आसान है। अब ये थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।